उपसभापति महोदय, व्यवस्था से लाभ उठाने वालों की परिवर्तन के लिए अनिच्छा को तात्कालिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है, क्योंकि अगर सुधार में देरी हुई तो भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विश्व में परस्पर निर्भरता और शांतिपूर्ण समायोजन बढ़ाने के महत्व और परिणाम पर उचित ही जोर दिया है। हमारा स्पष्टतः घोषित विचार, जिसे मैं फिर दोहराना चाहूँगी, यह रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। विश्व समुदाय को मिलजुल कर और शांति के साथ विश्व के समग्र उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जिससे प्रत्येक राष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। मेरा विचार है कि विश्व समुदाय को दशक की समाप्ति से पहले निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए। मुख्य प्रश्न बुनियादी प्रौद्योगिकी है, यानी यह है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि प्रगतिशील देश केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम को जुटाते रहें और पूंजीगत सामान निर्मित वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित देशों पर निर्भर बने रहें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे तब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जा सकता जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार न प्रदान किया जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता की स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण ही विकासशील देशों के औद्योगिकरण के प्रयासों की आलोचना की जाती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास संबंधी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वह जिस हद तक अपने प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय उत्पादन के लिए नहीं कर पाते, उसी हद तक वह अविकसित हैं। इस शताब्दी के 5वें दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वे अब यह महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्हीं को प्रयास करना होगा। लेकिन इस प्रयास में वर्तमान आर्थिक संबंधों और रुझानों के रूप में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। आपने कहा कि एक के बाद एक कई देशों ने अपने लाभ की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लेना चाहा, लेकिन वह इसमें अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हुए। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करते समय यह स्वाभाविक है कि हम देश में स्वास्थ्य की कमी के जो कारण हैं और उनके निराकरण के लिए जो अपर्याप्त सुविधाएं हैं उनका विचार करें। भोजन, वस्त्र, निर्माण के पश्चात रोग की चिकित्सा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी
निरोग होंगे। यह कहकर उन्होंने इसी स्थिति की ओर संकेत किया था। आज तो इन बातों को कहने के लिए मेरे पास समय नहीं है, किंतु इस दिशा में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह संतोषजनक नहीं है और आज भी चिकित्सा की सुविधाएं बहुत सीमित हैं। केवल गांव में नहीं, नगरों में भी सर्वसाधारण के लिए अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्राप्त करना अभी संभव नहीं हो सका है। यदि हम दिल्ली का ही विचार करें और केवल तपेदिक संबंधी आंकड़ों को देखें तो हमें पता लगेगा कि कम से कम दिल्ली में 25,000 मरीज ऐसे हैं जो तपेदिक की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन अस्पतालों में केवल 1200 बिस्तरों की व्यवस्था है। कितनी कमी है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत की राजधानी में भी जब हम ये सुविधाएं नहीं दे सकें और इतना ही नहीं, जो तपेदिक से पीड़ित 25,000 रोगी हैं, हम उन्हें अलग भी नहीं कर सके। वह बस्तियों के बीच में रहते हैं और रोग को फैलाते हैं। उनको बिस्तर देना तो दूर रहा, उन्हें पृथक करने का काम भी नहीं किया जा सका और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में कितना करने के लिए कदम उठाया गया है, इसका हमें थोड़ा सा संकेत मिलता है। दिल्ली की जब मैंने चर्चा की तो एक बात और भी कह दूं कि दिल्ली में अनेक अस्पताल हैं, लेकिन उनकी कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनका केंद्रीय सरकार से सीधा संबंध है, कुछ ऐसे हैं जिनको दिल्ली का प्रशासन चलाता है और कुछ दिल्ली नगर निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्था का केंद्रीयकरण न होने के कारण इन अस्पतालों से दिल्ली की जनता को जो लाभ होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं यह आशा करूंगा कि इन सभी अस्पतालों का प्रबंध एक स्थान से हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए एक अस्पताल बनाया गया है। फुल स्टॉप।